नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थियरी में न्यूमेरिकल पोर्शन को हम कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 8 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 240 वोल्ट की आपूर्ति प्राप्त करने वाले लैंप द्वारा खपत बिजली का परिकलन करना है। लैंप द्वारा कर्षित धारा 0.5 एम्पियर है। वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है और जो लैंप है वह 0.5 एम्पियर की करंट लेता है। तो उस लैंप द्वारा खपत की गई कुल शक्ति क्या होगा, आपको आंसर करना है। तो इसके लिए फार्मूला P = VI हो जाएगा। V यानी वोल्टेज 240 वोल्ट प्रश्न में दिया है, करंट का मान 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 जीरो हो जाएगा। ये 0 से एक 0 मारा जाएगा और 24 पाँचे जो होता है 120 होता है। चूँकि पावर हमने निकाला है तो पावर का मात्रक जो होगा वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 120 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा कि एक 25 kVA 2000/200 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफार्मर में लौह और पूर्ण लोड ताम्रहानि क्रमशः 350 वाट और 450 वाट है। अर्ध लोड पर एकल शक्ति गुणांक यानी इकाई पावर फैक्टर पर लौह हानि का परिकलन कीजिए। पहले तो हम बता दें आपको कि यदि ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर फुल लोड पे जब वर्क करता है तो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। इसके बाद आयरन लॉस जो होता है वह लोड डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब कहने का है कि अगर मशीन पे लोड बढ़े या घटे आयरन लॉस सदैव कांस्टेंट होता है। कॉपर लॉस जो होता है वह लोड डिपेंडेंट होता है और लोड जैसे जैसे बढ़ता है या जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे कॉपर लॉस घटता बढ़ता रहता है। फुल लोड के केस में कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। ये फुल लोड का कंडीशन होता है, मतलब फुल इफिशियंसी की बात करें। अब क्या है कि लौह हानि जो है वो 350 वाट का है और ताम्र हानि कॉपर लॉस जो है वो 450 वाट का है। तो पावर फैक्टर इकाई है तो फिर लौह हानि का मान क्या होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि लौह हानि जो होती है वह लोड डिपेंडेंट नहीं होती है। इसका मतलब है कि फुल लोड पे जो आयरन लॉस था वह आधे लोड पर भी वही आयरन लॉस होगा और जीरो लोड पर ही वही आयरन लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आयरन लॉस जो होता है लोड डिपेंडेंट नहीं होता है। तो फुल लोड पे 350 है, इसका मतलब है कि हाफ लोड पे भी 350 होगा। ऑप्शन नंबर डी 350 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 1000 वाट 230 वोल्ट रेटेड नियामक तापक यानी इमर्शन हीटर को 30 मिनट तक उपयोग किए जाने पर खपत की गई शक्ति क्या होगी। यानी kWh पूछा गया है। kWh = फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपन 1000 हो जाता है। अब इसी फार्मूले में हम इसके मान को पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। देखिए वाट जो है 1000 दिया है, 240 वोल्ट से रेटेड है इमर्शन हीटर और 30 मिनट तक इसका यूज किया जा रहा है। तो टोटल यूनिट्स का मान क्या होगा, आंसर करना है। P यानी पावर है तो ये 1000 हो जाएगा, इंटू H घंटा है तो 30 मिनट तक यूज किया जा रहा है, अपन दिन, एक दिन हम कर देंगे अपन 1000 हो जाएगा। और साथियों इसमें ध्यान दीजिएगा मिनट टाइम जो है वो घंटा में होना चाहिए। चूँकि 30 मिनट है तो इसमें 60 से हम भाग दे देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो गया।
उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 1000 से ये 1000 मारा जाएगा, ये 0 से एक 0 मारा जाएगा, 3 दूनी का 6, 1/2 हो जाएगा। पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 10 2 5 10 5 हो जाएगा। 0.5 kWh, इसी को एक यूनिट भी बोला करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 0.5 kWh बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कनेक्शन से जुड़ा है, उत्सर्जक धारा यानी एमिटर करंट का मान 1 मिली एम्पियर है और कलेक्टर करंट 0.95 मिली एम्पियर है, तो बेस करंट बताना है। एमीटर करंट का मान दिया गया है और कलेक्टर करंट का मान दिया गया है, बेस करंट हमें पूछा है। फार्मूला एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। एमीटर करंट का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू बेस करंट हमें कैलकुलेट करना है प्लस कलेक्टर करंट का मान दिया गया 0.95 मिली एम्पियर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि बेस करंट इक्वल टू ये इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 मिली एम्पियर माइनस 0.95 मिली एम्पियर। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये जो आएगा 0.05 मिली एम्पियर, यानी बेस करंट का जो हमें मान मिला वो इतना मिला। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि 200 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकत्व वाहक बल यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम का मान बताना है। MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसे शार्ट में हम FM भी बोला करते हैं। और FM इक्वल टू जो होता है वो NI होता है। N जो है टर्न की संख्या है और I जो है वो करंट का मान है। अब इस प्रश्न में टर्न की संख्या देखिए 200 दिया गया है, तो 200 हो जाएगा और करंट का मान जो है वह 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें इंटू करेंगे तो 200 एम्पियर टर्न आंसर होगा। याद रखिएगा MMF का मात्रक यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक एम्पियर टर्न होता है, और देखिए 200 एम्पियर टर्न ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGS पद्धति में MMF का जो मात्रक होता है वो किलोवाट होता है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। CGS पद्धति में MMF का मात्रक किलोवाट होता है, जबकि SI सिस्टम में या MKS प्रणाली में कहें एम्पियर टर्न होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है इसको ध्यान से आप देखिएगा। एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में फेरों की संख्या 250 फेरे और द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या 40 फेरे हैं। प्राथमिक में 1500 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, तो पूर्ण लोड पर द्वितीयक धारा का मान कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी करंट का मान निकालना है, तो सेकेंडरी करंट I2 इक्वल टू हो जाएगा KVA अपान V2 यानी सेकेंडरी की वोल्टेज। चूँकि सेकेंडरी की वोल्टेज दिया नहीं है, हमको निकालना है, तो देखिए ये प्राइमरी में टर्न जो है 250 का है और सेकेंडरी में जो टर्न है 40 का है। प्राइमरी में वोल्टेज 1500 का है, तो इस पे हम सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1 हो जाएगा। अब N2 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना 40 अपान N1 का मान है 250 इक्वल टू V2 हमें कैलकुलेट करना है और V1 का मान यहाँ पे दिया गया है 1500। अब देखिए ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब 25 छक्का 150 अच्छा चौका 24 एक 0 240, यानी V2 का जो मान हुआ वो 240 वोल्ट हो गया। अब V2 मिल गया तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि I2 इक्वल टू KVA यहाँ रेटिंग दिया गया देखिए कितना 25 KVA को VA में चेंज करेंगे तो 1000 कर देंगे क्योंकि किलो वोल्ट एम्पियर है, अपान
V2 का मान हमने निकाला है कितना 240। अब ये 240 से एक जीरो मारा जाएगा, 2500 में 24 से जब हम भाग देंगे तो भागफल जो आएगा 104.2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.8 पावर फैक्टर पर संचालित 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति की मात्रा को निर्धारित करें यदि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा 240 वोल्ट और 10 एम्पियर है। पहले तो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में लाइन के टर्म में पावर का फार्मूला क्या होता है, तो P = √3VL/IL cos फाई हो जाता है, लाइन वोल्टेज लाइन करंट। लेकिन अगर हम फेज के टर्म में कहें पावर का फार्मूला, तो फेज के टर्म में क्या हो जाएगा 3VPH/IPH cos फाई हो जाएगा। मतलब फेज वोल्टेज, फेज करंट और पावर फैक्टर इसमें 3 से गुणा होगा, जबकि लाइन के टर्म में √3 से गुणा होगा। अब चाहे स्टार का पावर कहे या डेल्टा का पावर कहे, दोनों में सेम फार्मूला बनता है। अब क्या है कि डेल्टा कनेक्टेड है तो ऊपर वाले फार्मूले को हम लगाएंगे, तो P = √3, तो √3 का मान हम रख देंगे 1.732 इंटू लाइन वोल्टेज प्रश्न में दिया गया है 240 इंटू लाइन करंट 10 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। अब इसमें कंप्लीट जब आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, तो 6096। अब क्या करेंगे कि अब इसी को हम, इतना वाट है, अब इसको हम किलोवाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.096 किलोवाट। राउंड फिगर में आप इसे 6 किलोवाट भी बोल सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न को देखिए कि 100 हर्ट्ज की इनपुट आवृत्ति और 1.5 मिली ओम की धारिता प्रतिघात वाले एक एसी परिपथ में धारिता का परिकलन कीजिए। फ्रीक्वेंसी का जो मान दिया गया है वह 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम XC बोलते हैं वह 1.5 मिली एम्पियर दिया गया है। तो इसकी धारिता की परिकल्पना कीजिए, मतलब धारिता इसकी बतानी है। अब XC = फार्मूला हो जाएगा 1/2πfc हो जाएगा। यहाँ से हमें C कैलकुलेट करना है, तो प्यारे साथियों फार्मूला क्या बनेगा, C = 1/xc × 2πf, क्लियर होगा। अब =1/xc का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए ऊपर में हम 1000 कर देंगे, क्योंकि ये मिली एम्पियर था, 1.5 मिली एम्पियर था, इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए हमने ऐसा किया। इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी f का मान जो है वो 100 हर्ट्ज है। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो कर देंगे, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो कर देंगे। अब क्या होगा कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा कि 3 जीरो, एक पर 3 जीरो और इसमें का एक 4 जीरो अपान 15 इंटू 2 इंटू 314। जब इसमें आप कंप्लीट भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1.061 आ जाएगा। चूँकि हम धारिता निकाले हैं तो इसका मात्रक जो होगा वो फैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला XC = 1/2πfc होता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से इस प्रश्न को डायग्राम के थ्रू इसको हल करना है। अब यहाँ देखिए कि दी गई आकृति में दिखाए गए परिपथ के लिए टर्मिनल 1 और टर्मिनल बी के बीच तुल्य धारिता की गणना करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान बताना है। अब इस सर्किट को आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये कैपेसिटर 1 और कैपेसिटेंस 2 C1 और C2 हैं। ये दोनों आपस में जो है इंक्लूड कैसे हैं तो समानांतर में है। जब ये समानांतर में हैं तो इनका फार्मूला टोटल कैपेसिटेंस का क्या बनेगा तो CR मतलब CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। ये किसके लिए है तो समांतर के लिए है, ये प्रश्न के लिए। अब C1 का जो मान है वो 25 फैराड है और C2 का मान भी 25 फैराड है। 25 और 25 जोड़ देंगे 50 फैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यह सीरीज में रहता, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े रहते तो फार्मूला क्या बनता 1/CT मतलब टोटल कैपेसिटर का मान हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। 2 है तो 2 ही लिखेंगे, नहीं तो और रहते तो +1/2 +1/+1/ ऐसे करते चले जाते। रजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन समांतर और सीरीज का होता है ठीक अपोजिट कैपेसिटेंस का बनता है। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रश्न को आप देखिए ध्यानपूर्वक। ये जो प्रश्न है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाली AC 3 फेज प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी। पोल की जो संख्या है वो 6 पोल है, AC सप्लाई है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, फ्रीक्वेंसी का मान जो है वह 50 हर्ट्ज है। तो फिर इसकी सिंक्रोनस स्पीड पूछा गया है। सिंक्रोनस स्पीड को हम NS बोलते हैं और NS = 120 F/P होता है। 120 × 50 अपन पोल की संख्या 6 हो जाएगा। 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 यानी 1000 RPM हो जाएगा। इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो साथियों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।